सभी को जय हिंद, जय जवान जय किसान। तो आज मैं कुलदीप नलवा कृषि कानून पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत उपयोगी विषय है, क्योंकि इसके ऊपर आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा बवाल चला हुआ है। और मैं भी एक छोटा किसान हूँ और 2 एकड़ की खेती करता हूँ और कुछ मैं ठेके पर लेकर के भी खेती करता हूँ। तो इसलिए फिर ये कानून को पढ़ना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि भी ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये जो कानून पास किए हैं, भाई इन कानूनों के अंदर है क्या। तो ये जानने के लिए मैंने इन कानून को पढ़ा। तो ये मैंने इनको अच्छी तरह से पढ़ा कि सबसे पहला तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। अब इसमें क्या है कि सरकार ने व्यापारी और किसान के बीच में सरलीकरण यानी कि उनको सरल, उनके व्यापार को सरल बनाने की कोशिश करी है इन कानूनों के द्वारा। अब मैं कुछ टॉपिक हैं उन पर चर्चा करूंगा। धारा 6 के अनुसार व्यापार क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य एपीएमसी एक्ट या अन्य राज्य कानून के अंतर्गत किसान या व्यापारी पर कोई भी बाजार शुल्क या उपकर या लेनी लागू नहीं होगी। यानी कि जब कोई बाहर का, यानी कि कोई व्यापारी जब मंडी से बाहर किसान की फसल खरीदेगा तो उस पर कोई भी कर या शुल्क लागू नहीं होगा। या फिर कोई किसान अन्य राज्य में, दूसरे राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में यदि अपनी फसल को ले जा करके वहाँ बेचता है मंडी से बाहर, तो उस पर भी उस राज्य की सरकार एपीएमसी अधिनियम के तहत उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकती। ये इस कानून के अंदर है। एक बिंदु क्या है, अब इसके अंदर व्यापारी को भी बताया गया कि व्यापारी कौन कौन होंगे, कैसे कैसे होगा। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पैन कार्ड धारक व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज खरीद सकता है। यानी कि जो पैन कार्ड धारक होगा, जिसके पास पैन कार्ड होगा, वो व्यापारी किसान की फसल खरीद सकता है, सीधी सी साधारण शब्दों में। इस कानून के अनुसार एक व्यापारी एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र में काम कर सकता है। यानी कि एक जो व्यापारी है वो मंडी के अंदर भी किसान की फसल खरीद सकता है और मंडी के बाहर भी खरीद सकता है। लेकिन इसमें एक जो मेन बात है कि वो ये है कि यदि वो व्यापारी मंडी के अंदर किसान की फसल खरीदता है तो फिर उसको जो मंडी के रूलों में, जो मंडी के एक्ट हैं, उसके अनुसार उसको मंडी से अपना लाइसेंस बनवाना होगा। मंडी समिति से, यानी कि मार्केट कमेटी से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपना लाइसेंस बनवाना होगा, तब वो मंडी में फसल खरीद सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ, मंडी के बाहर वो खरीद सकता है, मंडी के बाहर खरीदने के लिए उसको आ जाती है। तो सरकार ने यही सिस्टम इसीलिए लागू किया क्योंकि मंडी के अंदर जो कानून होते हैं, जो उसका सिस्टम होता है, जो मंडी के अंदर जो आढ़ती या कमीशन एजेंट होते हैं वही उसके अंदर खरीद कर सकते हैं जिनके पास वो लाइसेंस है। अन्यथा कोई दूसरा व्यापारी मंडी में किसानों से फसल नहीं खरीद सकता। ये एपीएमसी एक्ट का कानून है। यानी कि कोई दूसरा व्यापारी आकर के मंडी में सीधा फसल किसान से नहीं खरीद सकता। तो और इन कानूनों में अब सरकार ने आज़ादी दे दी, भाई मंडी से बाहर कोई भी व्यापारी किसान की फसल खरीद सकता है। तो अब आ गया इसमें व्यापार क्षेत्र की परिभाषा। अब परिभाषा भी दी गई है इस कानून के अंदर। क्या है वो? इस विधेयक धारा 2 के अनुसार कोई भी क्षेत्र या स्थान उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान, फार्म गेट, कारखाना, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोर या अन्य संरचना या स्थान शामिल हैं जहां किसानों की उपज को व्यापार भारत के क्षेत्र में किया जा सकता है। तो ये सब
यानी कि भाई कौन कौन से होंगे वो, फार्म गेट, कारखाना, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोर, अन्य संरचना, यानी कि यहाँ पर भी जाकर के किसान अपनी फसल बेच सकता है। ये हैं जो मंडी से अलग जो बाज़ारों में, जहाँ यानी कि जो सिस्टम है कि मंडी से बाहर गई किसान अपनी फसल जा कर के बेच सकता है। इस विधेयक में प्रत्येक राज्य के APMC एक्ट अधिनियम के तहत गठित बाजार समितियों को द्वारा संचालित प्रतिबंधित परिसर जैसे कि प्रमुख बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड, मार्केट सब यार्ड को शामिल नहीं किया गया है। अब एक चीज़ ये आगे कि मेन क्या है भी, जो मंडी समितियों के द्वारा जिन बाज़ारों को लाइसेंस दिया गया है, जिन बाज़ारों को मंडी समिति के द्वारा यानी कि APMC एक्ट के द्वारा जिनको लाइसेंस दिया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया है भाई, उन बाज़ारों को इस कानून के अंदर ही यानी कि इस विधेयक के अंदर शामिल नहीं किया गया उसको। वो क्योंकि मंडी जैसे मंडी हो गई और वो अन्य बाज़ार जैसे कि बताए गए हैं कि प्रमुख बाज़ार यार्ड, उप बाज़ार यार्ड, मार्केट सब यार्ड, यानी कि इनको इस कानून से बाहर रखा गया। अभी वहाँ तो जो कानून है, जो वहाँ का नियम है वो वही लागू रहेगा, वहाँ ये नहीं होगा। तो अब किसानों को फसल बेचने की आज़ादी मिल गई भाई इस विधेयक के द्वारा। अब एक इस कानून के अंदर एक चीज़ और में मुख्य है जो की गई है, वो ये है कि भाई क्या है इसमें मुख्य है तो इसमें एक चीज़ और की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफॉर्म किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्त इंटरनेट प्रयोग के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य का संचालन करने हेतु प्रत्यक्ष, ऑनलाइन, अप्रत्यक्ष क्रय विक्रय को सुगम बनाने का के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यानी कि भाई इंटरनेट के माध्यम से किसानों को व्यापारियों से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन या फ़ोन के द्वारा भाई व्यापारियों को किसान से जोड़ने का एक प्रावधान बनाया गया। भाई व्यापारी किसान से ऑनलाइन यानी कि फ़ोन के द्वारा यानी कि इंटरनेट के द्वारा वो किसान से जुड़ सकेंगे और किसान की फसल का मूल्य तय कर सकेंगे फ़ोन के ऊपर ही। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा यानी कि ये बिंदु है। तो इस विधेयक के अनुसार किसान, अब अगला जो बिंदु आ गया, अब इस विधेयक के अनुसार किसान अपनी फसल के रूप को बदलकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। अब फसल के रूप को बदलकर मतलब कि यानी कि जैसे कि मैं गेहूं की खेती की, अब मेरे खेत में गेहूं अनाज हुआ, तो अब मैं ये सोचा यानी कि मेरी आमदन और बढ़े ज़्यादा, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि अब उसका गेहूं का रूप परिवर्तन यानी कि गेहूं का आटा बनाकर उसको भी पैकिंग कर करके बाज़ार के अंदर मैंने उसको सप्लाई किया, यानी कि मेरी आमदनी और बढ़ गई। या फिर उस आटे से बिस्कुट बना दिए, बिस्कुट बना करके मार्केट में बेचे, मेरी आमदनी और बढ़ गई। या फिर जैसे कपास है, कपास से बिनोले को निकाल करके रुई बनाई, रुई बना करके फिर बिनोले से खल बनाया, पशु के लिए चारा बना दिया, उससे भी मेरी आमदन बढ़ गई। अब सरकार ने इसके लिए भी इस पॉइंट में यानी कि ये भी सरकार ने इसके लिए छूट दिया भी किसान अपनी फसल को खेत में उपज कर करके फिर वो उसको इस तरह से भी अपनी आमदन बढ़ा सकता है। और इस आमदन को बढ़ाने के लिए सरकार पूरा सहयोग करती है, पूरा उसका मार्गदर्शन करेगी। उसके लिए भी जैसे भी यानी कि छोटे छोटे किसान, सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर 86% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, यानी कि जिनके पास 3-4-2 एकड़ की ज़मीन है सिर्फ। अब वो छोटे किसान, अब वो जिसके पास 1 एकड़ खेती है या 2 एकड़ खेती है, वो अपने परिवार को कैसे पाल सकता है उसके ऊपर। तो सरकार ने इसीलिए यानी कि इन कानूनों के द्वारा किसान को सबल बनाने की कोशिश की है। भी अब छोटे किसान हो, अब छोटे किसान को भी अपने परिवार को पालने के लिए तो अब आमदन तो चाहिए, और 2 एकड़ से आमदन कैसे होगी। तो वो आमदन इसीलिए ये प्रावधान किए हैं सरकार ने इन कानूनों में। भी छोटे छोटे 5-4 किसान मिल करके एक संगठन बनाएं, संगठन बना करके वो एक मिल लगाएं। भी जैसे कि उन्होंने भी आटा बनाने वाली मिल लगा ली अपने गांव के अंदर, और फिर वो वहीं 5-4 किसान इकट्ठे होकर के उन्होंने अपनी फसल गेहूं का उत्पादन किया, और गेहूं के उत्पादन से आटा निर्माण किया, आटा निर्माण करके उसकी पैकिंग करके उन्होंने बाज़ार में सप्लाई किया। तो इससे उन किसानों की आमदन बढ़ गई। यानी कि ऐसा प्रावधान सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से किया है।
अब दूसरी बात होती है प्रतिस्पर्धा, वैकल्पिक और व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाना, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि भाई इस कानून के द्वारा भाई व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़े। भाई ऐसा क्या गया भाई, जब व्यापारी एक किस फसल की किसान की फसल खरीदने के लिए जब बहुत सारे व्यापारी होंगे कि जैसे कुछ ऑनलाइन जुड़े कुछ ऑफलाइन जुड़े, अब जब बहुत सारे जब उन व्यापारी जुड़ेंगे और जिस व्यापारी को जिस किसान की उत्पादन की आवश्यकता है, यानी कि कुलदीप नलवा जैसे कि अब मेरे पास आलू है और वो बड़ी आलू है, अब व्यापारी को ये बताओ भाई कुलदीप नलवा के पास भाई अच्छी उपज है, भाई उसके पास अच्छा बड़ी आलू है, तो उससे हम आलू खरीदेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे कि वो फिर कंपटीशन हो जाएगा उनके अंदर, तो अब हर व्यापारी सोचेगा कि अच्छी चीज़ मेरे को मिले, तो इसीलिए फिर वो आमदन यानी कि उस को खरीदने के लिए फिर वो प्राइस बढ़ा देते हैं। अब जो मुझे सबसे ज़्यादा प्राइस देगा मैं तो उसी को ही अपने आलू बेचूँगा। तो इसीलिए फिर सरकार ने यही चीज़ें इन कानूनों में एक चीज़ क्या है कि भाई अब किसानों में जब व्यापारी होंगे, जब बहुत सारे व्यापारी होंगे खरीदने के लिए, तो किसान को सही दाम मिलेगा। जब व्यापारियों में कंपटीशन होगा आपस में फसल को खरीदने के लिए, उत्पादन को खरीदने के लिए, तो फिर वो किसान को तो इसमें लॉस कहाँ से होगा, किसान को तो अच्छे दाम मिलेंगे। अच्छा जी, फिर आ जाती है अब इस कानून के अंदर एक चीज़ और दी गई है, भुगतान की गारंटी। अब भुगतान की गारंटी भी इस कानून के माध्यम से सरकार ने दी है। भुगतान की गारंटी, कोई भी व्यापारी किसान की फसल खरीद करता है तो किसान की फसल का व्यापारी को तुरंत भुगतान करना होगा। एक तो ये प्रावधान इस कानून में क्या है भाई, यानी कि जब जैसे उसने किसान की फसल खरीदी है तो उसको तुरंत भुगतान करना होगा उसका फसल का, और फिर उसके बाद फिर उसको तुरंत या फिर उसको फिर रसीद देनी होगी। यदि उसके पास तुरंत भुगतान के लिए पेमेंट नहीं है तो फिर वो रसीद दे के जाएगा किसान को कि भाई मैंने इससे ये फसल खरीदी है और इतने की इसकी पेमेंट है और ये पेमेंट मैंने देनी है, तो वो रसीद दे करके जाएगा। और फिर मात्र उस कानून में एक चीज़ और दी गई है, इस कानून के अंदर सरकार ने 3 दिन का समय दिया है व्यापारी को, भाई 3 दिन के अंदर उसको भुगतान करना होगा किसान का। यदि वो 3 दिन में भुगतान नहीं करता तो फिर क्या होगा, यदि वो 3 दिन में उसके भुगतान नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा व्यापारी के ऊपर, यदि वो 3 दिन में किसान की फसल का भुगतान नहीं करता है। तो दोस्तों अभी इस कानून में तो दोस्तों मेरे को तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया कि जो किसान के हित की बात ना हो। ये तो सारी बातें किसान के हित की हैं। और दूसरी फिर उसके बाद आ जाता है आगे वाला जो कानून है, अगला कानून, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। अब दोस्तों एक चीज़ और आ जाती है कि भाई किसान सशक्तिकरण यानी कि किसान को मजबूत करने की बात बोली है कानून के अंदर, और फिर उसको संरक्षण भी दे दिया कानून का, और फिर उसके बाद उसकी कीमत का भी गारंटी, और कृषि सेवा पर करार यानी कि उसके ऊपर करार, यानी कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की यदि हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में बहुत राज्यों में की जाती है। पहले भी उसमें क्या होता था कि व्यापारी और किसान मिलकर के आपस में अपने रूल तय करते थे, और वो रूल तय करके वो उसको फॉलो करते थे, और अपना यानी कि किसान अपनी खेती करता था और व्यापारी अपना व्यापार करता था। लेकिन उस समय सरकार का स्पेक्स नहीं था कोई, यानी कि कानून नहीं था वो। लेकिन अब सरकार ने इसको कानून बना दिया, अब इसको कानून का दर्जा दे दिया। अब इसमें क्या मिल गया, किसान को प्रोटेक्शन मिल गई है इस कानून के द्वारा। तो इसमें क्या गलत हो गया, कौन से इसमें किसान के हित की बात नहीं है भाई। अब दोस्तों साथियों मुझे तो लगता है, मुझे तो इसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। अब इसमें करार कैसे होगा, करार कैसे होगा उसके लिए भी ये है कि जैसे अब मैं कुलदीप नलवा में किसान हूँ, अब कोई भी व्यापारी मेरे पास आता है और व्यापारी आकर के मेरे से करार करता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं आलू की खेती, आलू बोता हूँ अपने खेत में,
तो वो व्यापारी मुझसे बोलेगा भाई मैंने आपसे आलू खरीदना है, और आलू खरीदने के लिए फिर वो क्या करेगा कि जैसे अभी तो मैंने फसल की बुआई भी नहीं की, लेकिन व्यापारी ने मेरे से पहले कॉन्टैक्ट कर लिया, पहले ही मुझसे रेट तय कर लिया। और वो रेट कैसे तय होंगे, वो रेट इस प्रकार से तय होंगे, उस समय ये बाज़ार का भाव नहीं तय होगा। वो रेट कैसे तय होंगे कि उसमें ये देखा जाएगा कि भाई किसान यानी कि इसकी फसल का बीज का खर्च, दवाई का खर्च, और जो ट्रैक्टर से खेत जोतने का जो खर्च आता है वो सब खर्च, ये सब खर्च जोड़ करके, यानी कि ये सब खर्च जोड़ करके फिर हमारा वो होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा, मजदूरी भी जुड़ेगी और प्रॉफिट भी जुड़ेगा। ये जोड़ करके फिर उसका रेट बना दिया जाता है। जैसे कि अब आलू की खेती करने से अब उन्होंने अब सारा खर्चा जोड़ करके जैसे बनाया, अभी अब तेरा खर्च बनता है, अभी 10 रुपये खर्च आता है 1 किलो के ऊपर। अब 10 रुपये तो मेरा खर्चा हो गया, अब प्रॉफिट ने 5 और प्रॉफिट के 5 रुपये मेरे से दे दिए कंपनी ने, भाई प्रॉफिट के आपको 5 रुपये मिलेंगे, यानी कि 15 रुपये रेट तय हो गया। और जब 15 रुपये मेरा रेट तय हो चुका, जब मेरा 15 रुपये उससे रेट तय हो गया, जिसमें अब मेरे को मेरा जो फसल पे खर्चा आया वो भी मिल गया, फिर उसके बाद मेरी मजदूरी भी मिल गई और मुझे प्रॉफिट भी मिल गया। तो फिर इससे अच्छी बात और क्या होगी। किसान को पहले से ही पता होगा, यानी कि मेरे को पहले से ही पता होगा भी मेरा तो आलू 15 रुपये बिकेगा भाई। अब इसमें भी क्या हुआ, सरकार ने किसान के पक्ष की बात की है, इसमें भी किसान के हित की बात की है। किसान तो करार अपना तोड़ सकता है, लेकिन व्यापारी नहीं तोड़ सकता। यदि अब फसल होने के बाद अब मेरा फसल का उत्पादन हो गया, बढ़िया हो गया, और मेरे को देखा भी मेरा तो उत्पादन अच्छा हो गया भाई, तो फिर अब मैं क्या करूँगा उसके लिए। जब मेरा उत्पादन अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं ये मेरे को लगा भाई मार्केट के अंदर तो रेट ज़्यादा है आलू का, और अब उससे मैं रेट मेरा 15 हुआ है, तो यदि मेरे को लगेगा भाई यदि मेरे तो 15 रुपये रेट कम है, 20 रुपये मेरे को मिल रहा है, तो मैं कंपनी से करार तोड़ सकता हूँ अपना। मैं उसको बोल लूँगा भाई मैं नहीं 15 रुपये में दूँगा, मेरे को तो 20 रुपये में मिल रहे हैं मार्केट में, मैं तो 20 रुपये में बेचूँगा। ये अधिकार दिए गए हैं किसान को इस कानून में। और दूसरी यदि हम बात करते हैं, दूसरी बात क्या है कि जैसे कि यदि किसी भी उसके माध्यम से, जैसे कि अब गुणवत्ता वाली बात आ जाती है, कई बार ऐसा होता है गुणवत्ता की बात है, भाई कंपनी ये बोलती है भाई मेरे को तो अच्छा माल चाहिए, अच्छा आलू चाहिए, बढ़िया वाला आलू। तो बढ़िया वाला आलू करने के लिए अब मेरी अक्षमता नहीं है बढ़िया आलू उत्पादन करने की, क्योंकि मैं गरीब हूँ, छोटा किसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है भी मैं अच्छे उत्पादन कैसे करूँगा, नहीं मेरे पास साधन है ऐसा। तो फिर वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को भी एक लालच होता है, वो ये सोचती है कि उसको अच्छी चीज़ें मिले, गुणवत्ता वाला आलू मिले। आलू तो मैं वैसा ही एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, कोई भी फसल हो सकती है किसी भी प्रकार की। तो भाई आलू यदि बढ़िया चाहिए तो वो ये बोलेंगे भैया हम आपको अच्छे बीज उपलब्ध करवाएंगे, अच्छी दवाई उपलब्ध करवाएंगे, और आपको एक तकनीक भी बताएंगे भाई किस प्रकार से भाई आपको खेती करनी है, वैज्ञानिक तरीका बताएंगे, किसानों को अच्छे नए तरीके बताएंगे कि आप इस वैज्ञानिक विधि से आप खेती कीजिए। और फिर उसके दौरान कंपनी, जैसे कि अब वो हो जाता है कि बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, जिस वजह से खेती ख़राब हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसके लिए भी वो कंपनी किसान का बीमा करवाएगी, जिससे किसान भी सिक्योर और कंपनी भी सिक्योर हो जाती है। तो इसमें तो दोस्तों मुझे तो कोई नज़र नहीं आया कोई भी नुकसान वाली बातें, भाई ये नुकसान की बातें हैं। तो इसीलिए सभी साथियों से फिर भी मैं छोटी सी यही गुजारिश है कि आप इन कानूनों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इन कानून के अंदर क्या है। ये किसान के हित की बात है, नुकसान की इसमें कोई भी बात नहीं है। तो आप ध्यान से इनको पढ़ें, रीड करें। इसी के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।